नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और साफ आईना करता रहा। दोस्तों, भारत की जो 75 वर्षों से सामाजिक एवं कानूनी व्यवस्था चल रही है, किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में किया गया, किस तरीके से आईपीसी और सीआरपीसी लिखी गई। तो 75 वर्षों से कल जो अंग्रेज मेरे साथ करते थे, आज वही नेता कर रहे हैं। परिवर्तन क्या होगा? बिकॉज फ्रीडम वॉज नॉट गिवन टू इंडिया, इट वॉज ओनली द ट्रांसफर ऑफ द पावर्स फ्रॉम द ब्रिटिशर्स इनटू द हैंड्स ऑफ नेहरू। सामाजिक और कानूनी व्यवस्था को आप हमारी को देखिए कि 75 वर्षों में जनता के साथ किस तरीके से व्यवहार और बर्ताव किए जा रहे हैं। आप जब गहराई से घुसेंगे और आईना साफ करने की बजाय आप अपने चेहरे को साफ करके आँख खोल करके उसे देखेंगे तो आपके सामने सब कुछ सच्चाई नज़र आने लगेगी आपको और आप समझेंगे कि वास्तविकता क्या है। देखिए, टॉपिक है भारत की सामाजिक एवं कानूनी व्यवस्था। तो नंबर आप देखिए कि आपके कपड़े किस तरीके के हैं। आपने देखा होगा कि हमारे वकील लोग मई और जून की गर्मी में भी 3 सेट में बैठे हुए हैं, कोर्टों में, कचहरियों में, टाई बांधे हुए हैं। टाई क्यों बांधते थे? क्योंकि हमारा ये पॉइंट होता है, सर्दी का पॉइंट होता है। तो अंग्रेज जब हमारे यहाँ आए थे तो ये अंग्रेजों की पोशाक है काला कोट। काला कोट क्योंकि ऊष्मा का अच्छा शोषक होता है, वैज्ञानिक कारण है। और यहाँ पर टाई जब हम बांध लेते हैं, टाई लगा लेते हैं, तो क्या होता है कि हमें सर्दी नहीं लगती। तो इस कारण से क्या होता है कि अंग्रेजों ने उसको लागू कर दिया। 75 वर्षों में हमारी सरकार उस ड्रेस को नहीं बदल पाई। गर्मी में उबल रहे हैं बैठ करके, लेकिन टाई बांधना बहुत ज़रूरी है, कोट पहनना बहुत ज़रूरी है। या तो उसके लिए पर्याप्त वातावरण हो, वातावरण हमारे पास नहीं है, लेकिन हम अपने कपड़ों को 75 सालों में नहीं बदल पाए। तो कहते हैं कि कंपटीशन की भी जब तैयारी करता है लड़का तो पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, और बेसिक अगर क्लियर नहीं है उसका तो वो कुछ भी आगे नहीं कर सकता। उसी तरीके से हमारी जो बेसिक बुनियादें हैं उनको देखिए आप कि कैसे तैयार किया गया कि हम कपड़ा भी पहनना नहीं सीख पाए हम 75 वर्षों में। ये हमारे यहाँ की फैशन है। एंड इन द मॉडर्न टाइम द होल पार्टी ऑफ द चिल्ड्रन फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर। This is the effect of the Western culture. It will destroy the whole party of children in India. तो हमारी कोई पोशाक जो है निर्धारित सरकार नहीं कर सकी। आगे देखिए, नंबर 2, हमारी राष्ट्रभाषा। जब जातीयत आधार पर बंटवारा किया गया था कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा गया, वहाँ उन्होंने अपनी राष्ट्रभाषा उर्दू कर दी, तो यहाँ हिंदी करने में इनको क्या प्रॉब्लम थी? मोर देन 75% हिंदी भाषी है। और भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। तो बिना राष्ट्रभाषा के किसी देश का विकास नहीं हो सकता। अंग्रेजी बोलती है, बहाना पकड़ते हैं कि कंप्यूटर नहीं चल सकता, नेट नहीं चल सकता, मोबाइल नहीं चल सकता। तो जापानीज में कैसे चलाते? चाइना वाले अपना मोबाइल चाइना में कैसे चलाते? तो जब वो चला सकते हैं तो भारत वाले क्यों नहीं चला सकते हिंदी में? लेकिन हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। 75 वर्षों से हमारा देश जो है बिना राष्ट्रभाषा के, इसे कहते हैं कि बिना माँ के बच्चे पल रहे हैं, बिना मालिक की फौज चल रही है, बिना कैप्टन की टीम खेल रही है। अब जो भी फैसला होगा, जो भी निर्णय होगा वो मान्य करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से बिना राष्ट्रभाषा के हमारा देश चल रहा है 75 वर्षों से। नंबर 3 पे देखिए, हमारी शिक्षा प्रणाली। 1935 में लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा प्रणाली लागू की थी, पहले हमारे यहाँ शिक्षा प्रणाली होती थी, गुरुकुल हुआ करते थे, पढ़ने के लिए जाते थे, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, उसके बाद गृहस्थ जीवन होता था, वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो हमारे यहाँ सेपरेट एजुकेशन थी। वैदिक युग में देखिए, अपाला, घोषा, गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं थी, उनकी भी व्यवस्था होती थी। लेकिन आज आप देखिए कि किस तरीके से हमारी शिक्षा प्रणाली है जो बेरोजगारी की ओर हमें ले जा रही है। इंडियन एजुकेशन इज मोशनलेस एजुकेशन। दिशाविहीन शिक्षा जो है हम अपने छात्रों को दे रहे हैं, इसलिए जो है बेरोजगारी बराबर बढ़ती हुई चली जा रही है। तो जो शिक्षा प्रणाली अंग्रेज लागू कर गए को एजुकेशन, आज तक हमारी सरकार जो है 75 वर्षों में शिक्षा प्रणाली को भी नहीं बदल पाई है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए, आप देखिए कानूनी चीज़ क्या है हमारी। आईपीसी और सीआरपीसी क्या है? 1865
वाला आया 1857, 1857 में जब हमारी रिवॉल्यूशन हुई थी, उसी समय जो है अंग्रेजों ने एक नियम बनाया 65 में, धारा 144 कि 4 इंडिया के लोग एक साथ खड़े होकर के बात नहीं कर सकते। तो वही धारा 44 ये है जो 144 लगाई जाती है कि आज इंडिया वाले ही इंडियन को खड़ा नहीं होने देंगे। तो वो अंग्रेजों के समय का रूल था। जेल जब जाते हैं तो जेल में आपको अपनी बॉडी के स्पॉट्स बताने पड़ते हैं, तो आपने बता भी दिए, उसके बाद भी दिखा भी दिए, उसके बाद कहते हैं कपड़े उतारिए। तो ये क्या है, ये कौन सा मैनुअल है आपका? तो उसमें सीधा लिखा हुआ है कि अंग्रेज लोग भारतीयों को अपमानित करने के लिए ऐसा करते थे। एक कहावत कही जाती है कि उसने तो तुम्हारे कपड़े भी उतरवा दिए, यानी तुम्हारी इज्जत चली गई। तो अंग्रेज लोगों का ये रूल था कि जेल में किसे बंद करते थे? अंग्रेज बंद थोड़े ही होते थे, भारतीयों को बंद करते थे। तो उन्होंने कही उसे नंगा करके जेल में हम भेज देंगे, तो कपड़े उतरवाते थे। आज भी वही रूल चल रहा है। आप अपने बॉडी के 2 स्पॉट्स भी बता देंगे कि ये निशान है, उसके बाद भी कपड़े उतारिए। उनसे पूछो क्यों, तो कोई जवाब नहीं है। तो 75 सालों में उस रूल को भी, अब तुम भारतीय होकर के और भारतीय का ही अपमान कर रहे हो, उसे ही नंगा कर रहे हो, लेकिन रूल नहीं बदल सकते क्योंकि आईपीसी और सीआरपीसी वही चलती चली आ रही है। उसके बाद देखिए एक्सीडेंट प्लस मर्डर का हमारा तात्पर्य ये है कि आप एक्सीडेंट कर रहे हैं और एक्सीडेंट में आपने अपने दुश्मन को सड़क पर मार दिया, उस पर गाड़ी चढ़ा दी, तो कुछ भी नहीं होगा आपका। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट तो होते रहते, उसे एक्सीडेंट मान लेते और ड्राइवर को कभी सजा नहीं होती, और अगले पहिए से अगर हो भी गई तो 3 महीने से ज़्यादा उसे फिर सजा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय गाड़ियों में सिर्फ अंग्रेज चलते थे, इंडियन के पास कहाँ थी। कुछ लोग ऐसे थे, नेहरू जैसे, मोतीलाल नेहरू जैसे कुछ लोग जिनके पास गाड़ियाँ थी, इंडियन के पास गाड़ियाँ ही नहीं होती थी। कारें कहाँ थी इंडिया के लोगों के पास? अंग्रेजों के पास थी। तो वो इंडियन के ऊपर चढ़ा भी दें, 10-20 इंडियन मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सीडेंट उसे कह दिया जाएगा। तो कोई बड़ा आदमी यदि गरीब आदमी को इस तरीके से सड़क पर मार देता है तो वो एक्सीडेंट का केस बनता है, मर्डर का नहीं। और वही गरीब आदमी जिसके पास कार नहीं है, वही कार्य करता है सड़क पर, तो उसे 302 लगती है और 20 साल की सजा हो जाएगी या मौत की सजा हो जाएगी। तो अंग्रेजों ने अपने पक्ष के लिए रूल बनाया था, आज भी रूल वही है। और इसलिए आप देखिए कि कानून के मुंह पर तमाचा मारता हुआ सड़क पर लेटे हुए 8 लोगों की हत्या करने वाला सलमान खान आज दिन भी सरेआम घूम रहा है। कितनी सजा हुई उसे? तो इस तरीके के हमारे कानून है जो अंग्रेज बना गए थे, आज वो इंडियन के लिए लागू इंडिया ही वाले कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कल जो मेरे साथ अंग्रेजों ने किया था, कल और आज वही हमारे साथ जो है हमारे नेता लोग कर रहे हैं। तो फिर उनके शासन में और तुम्हारे शासन में अंतर क्या हुआ? फिर स्वतंत्रता हम कहाँ कह सकते हैं कि हमें स्वतंत्रता है? जो कार्य एक दूसरा बड़ा आदमी करता है तो उसे सजा नहीं होगी, और अगर छोटा आदमी वही कार्य कर दे तो उसे सजा हो जाएगी। चुनाव कौन लड़ता है? आज आप देखिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो पीएचडी कर चुका हो, प्रोफेसर है, उससे कहो चुनाव लड़ लो, चुनाव से भला आदमी दूर रहना चाहता है, राजनीति की बात ही नहीं करना चाहता। राजनीति की परिभाषा ही बदल करके रख दी है कि राजनीति में अक्सर क्या कौन आता है? जो पैसे वाले हैं या गुंडे हैं, चुनाव में आकर के लड़ लेंगे। एक चपरासी की भर्ती के लिए भी क्वालिफिकेशन होती है कि कक्षा 10 या कक्षा 12 पास होना चाहिए, रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। नेताजी को चुनाव का टिकट तुरंत मिल जाता है, उनके लिए न कोई क्वालिफिकेशन है और ना उनका कोई इंटरव्यू है। शायद वो पॉलिटिक्स की परिभाषा भी न जानते हो कि राजनीति कहते किसे है, उसके बावजूद भी मिनिस्टर बन जाते हैं। और जब सिग्नेचर करने का नंबर आता है तो सिग्नेचर की जगह अंगूठा लगाते हैं नेताजी अपना। तो इसीलिए यूनान के महारथ दार्शनिक अरस्तु ने ये कहा था, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ फूल्स, बिकॉज वेल एजुकेटेड स्टूडेंट्स आर वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स, दे आर जॉबलेस, they don't job in the country, but illiterate person are making the law in the parliament। और बिना पढ़े लिखे जो है पार्लियामेंट में बैठ के देश के लिए कानून बनाते हैं, क्योंकि उनके लिए न कोई इंटरव्यू हो, न कोई क्वालिफिकेशन, न वो जानते हैं कि राजनीति क्या है। उसके आगे देखिए डकैत क्यों होते हैं। हमारा जब एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हमारा इस तरीके का हो गया, तो आप उठा करके देख लिए जितने भी हुए, मोहर सिंह, माधव सिंह, मलखान सिंह, फूलन देवी, रंजन गुर्जर और बीरा धोबी, जितने लोग भी हुए, राम बाबू गडरिया 5 लाख का इनामी था। क्यों हुए? इनके पीछे इनके बैकग्राउंड जाकर के देखिए। अभी तो पिक्चर भी बन चुकी है पान सिंह तोमर पर, जो कभी देश के लिए दौड़ा था। उसने जब मेडल दिखाया थाने में दरोगा जी को, तो मेडल उठा के फेंक दिया था उन्होंने और कहा था कि फौजी बेवकूफ़ होते हैं जो सरहद पर
6-6 महीने अपने बच्चों से नहीं मिल पाते और बर्फ़ में लेटते बेचारे नहा भी नहीं पाते। सुबह हो जाए तो शाम का इंतज़ार करते हैं कि मौत कब आ सकती है, और शाम हो जाए तो गारंटी नहीं है कि सुबह मिल जाएगा। उस फौजी के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया गया। उसके घर वालों ने उसकी ज़मीन हड़प ली, उसकी माँ को मारा, तो वो डकैत क्यों बना? अगर वहाँ दरोगा जी ने उसकी मदद की होती तो क्या कानून हमारा यही कहता है? जितने भी डकैत हुए हैं सबके साथ अन्याय हुआ है। घर में 5 किलो की रजाई जब ओढ़ लेते हैं हम सर्दी में, तब भी सर्दी लगती है, तो जंगल में रहने का किसी को शौक नहीं है। वहाँ कोई आराम से नहीं रहते, नहीं उनके वहाँ लिए वहाँ महल बने हुए हैं, कष्टों को 20-20 साल भोगा। क्यों? क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था इस तरीके की है। तो मैं इस तरीके का ये बता रहा हूँ, फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन, दे शुड डू समथिंग फॉर द कंट्री। राष्ट्र के लिए उन्हें भी कुछ करना है और इन नियमों में परिवर्तन लाना है, ताकि जो है जनता सुखी रह सके और हमारे पढ़े लिखे युवा जो है रोजगार पा सके। शिक्षा प्रणाली हमारी ऐसी होना चाहिए और इन चीज़ों में हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और कम से कम युवाओं को रोजगार तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेल एजुकेटेड व्यक्ति जब रोजगार नहीं पाता तो वो जो है अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है। कभी भूखे पेट क्रांति नहीं होती। सबसे पहला है कि आदमी का पेट भरा हुआ होना चाहिए, उसके बाद वो कहेगा राष्ट्र देवो भव। जय हिंद, जय भारत।